तो दोस्तों सबसे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा जो परिचय है, मेरा नाम सूरज पटेल है और मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ उत्तर प्रदेश कैडर का। इसके पहले मैं उत्तर प्रदेश कैडर में ही एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हुआ था। आईपीएस के पहले मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआरएस ऑफिसर के रूप में भी सेलेक्ट हुआ था। आईआरएस, आईपीएस, आईएएस तीनों ही सेवाओं का थोड़ा थोड़ा अनुभव लेने का सौभाग्य मुझे मिला। इस सेशन में सबसे पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा। उसके पश्चात मैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा और उसके बाद आप लोगों ने जो कमेंट्स में क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगा। तो फर्स्ट आई विल elaborate about my own journey, then I will be briefing about my strategy, and then I will address all the questions asked in the comment section. मैं कानपुर के एक छोटे से गांव, कानपुर के रूरल इलाके में एक छोटा सा गांव है, वहां से बिलोंग करता हूँ। क्लास फिफ्थ तक प्राइमरी एजुकेशन मेरी गांव में हुई और मैं बड़ा लकी था कि मुझे एक प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने का मौका मिला। हम लोग अपना बोरा हाथ में लेकर के जाते थे, एक लकड़ी की पाटी हाथ में लेके जाते थे और चाक को वहां पर छुइया बोलते हैं वो लेके जाते थे। और शायद आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन हरे पत्तों का प्रयोग करके हम अपने पाटी को मिटाते थे और उसमें लिखते थे, तो हरेठा कहते थे। वहां से यात्रा स्टार्ट होती है। ईश्वर ने पढ़ने की एक इच्छा अंदर से दी थी। इसके पश्चात मैंने यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम से क्लास ट्वेल्थ किया। वहाँ पर एक विद्यालय है कानपुर में, दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय। वहाँ से मैंने कक्षा 12 पास किया और उसके बाद एनआईटी इलाहाबाद से बीटेक किया। बीटेक के पश्चात मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन की, मैंने पेप्सिको। उसमें 1 डेढ़ साल काम किया और उसके बाद 2015 में मैंने अपना यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया। ईश्वर की कृपा से पहले अटेम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी एक, और कोचिंग करते ही प्री दे दिया 2-3 महीने में और सौभाग्य से प्री निकल गया। फिर डरते डरते मेंस दिया, मेंस भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया और मैं एक आईआरएस बन गया उस टाइम। और रिजल्ट आने के 6-7 दिन बाद जाके मेरी कोचिंग कंप्लीट हुई। तो एक मैं तो इसे ईश्वर की कृपा मानता हूँ। सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे आईपीएस मिला यूपी कैडर में, फिर आईएएस मिला उसके बाद। जहाँ तक प्रिपरेशन के बारे में लोगों के डाउट्स रहते हैं, सबसे पहला कि जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन्हें डाउट रहता है कि हम यूपीएससी करें या ना करें। जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उन्हें डाउट रहता है कि वो यूपीएससी में स्विच करें या ना करें। कई लोगों को डाउट रहता है कि जॉब करते हुए यूपीएससी करें या जॉब छोड़ के यूपीएससी की तैयारी करें। कई लोगों को ये डाउट होता है कि तुरंत कॉलेज के बाद तैयारी चालू कर दें या 2-3 साल जॉब का अनुभव लेकर के यूपीएससी की तैयारी करें। इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, न दैन्यम न पलायनम, न डरेंगे न पीछे हटेंगे। जब आप इस भावना से सोचते हैं तो इन प्रश्नों का एक ही उत्तर निकलता है कि जिस दिन आपके मन में ये उत्कंठा आए, वेन एवर दिस विश कम्स इन योर माइंड कि यूपीएससी में जाना है और एक सिविल सेवक बन के देश की सेवा करनी है, उसी दिन आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि जॉब से डिस्टरबेंस हो रहा है, रिस्क लेने में ना डरें। अपनी जॉब थोड़े दिन के लिए छोड़ें और 1 साल 1.5 साल फोकस्ड होकर के प्रिपरेशन करें। आप कॉलेज में हैं, आपको लग रहा है आपको यूपीएससी में जाना है, आप डरे ना, अपनी तैयारी स्टार्ट करें और फर्स्ट अटेम्प्ट अपना बेस्ट अटेम्प्ट दें। कभी भी नेगेटिव आउटकम्स को लेकर के स्ट्रेटजी नहीं बनानी चाहिए। अगर आप अपनी स्ट्रेटजी ही बनाएंगे कि फेल हो जाएंगे तब क्या करेंगे, तो फिर आपके फेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्लान बी नहीं रखना चाहिए, प्लान बी रखना चाहिए, परंतु जब शुरुआत कर रहे हैं उस टाइम पर ही प्लान बी नहीं बना लेना चाहिए। 1-2 अटेम्प्ट ये मान करके यही हमारा प्लान ए है, यही प्लान बी है, यही प्लान जेड है, ऐसे देने चाहिए।
सबसे पहला, जब एक बार ये निर्णय आप कर लेते हैं कि अब हमें तैयारी करनी है, तो दूसरा प्रश्न आता है कि कहाँ से तैयारी की जाए? घर से तैयारी कर ली जाए या दिल्ली जाकर के तैयारी की जाए? ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन यदि मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा दिल्ली जाके तैयारी करें। उसका कारण है, एक इकोसिस्टम इफ़ेक्ट होता है। आप शाम को निकलते हैं, 10 बच्चों को देखते हैं, 20 अपने से अच्छे एस्पायरेंट्स को देखते हैं, एक माहौल रहता है, तो आप एक मोमेंटम बना रहता है। तीसरा ये आता है कि हम कोचिंग जॉइन करें या सेल्फ स्टडी करें। मेरा मानना है कि आप ऑप्शनल की कोचिंग ज़रूर जॉइन करें। जीएस की कोचिंग जॉइन करना इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपका खुद का प्रिपरेशन कैसा है। यदि आपका प्रिपरेशन इनिशियली फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो आप जीएस की कोचिंग स्किप कर सकते हैं। पर फिर भी करंट अफेयर्स के लिए या मेंस के लिए कोई एक कोचिंग या कोई एक ऐसा सोर्स जॉइन कर लेना ठीक रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंगें सफलता दिलाती हैं, वो एक कंपोनेंट होती हैं आपकी सफलता का। बाकी 80% तो 90% एफर्ट आपका रहता है और ईश्वर की कृपा का रहता है। प्रीलिम्स पर आते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की जाए। सबसे पहली बात कि चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो जाए, जब भी वो प्रीलिम्स का पेपर उठाएगा, 100 में से मैक्सिमम उसको 40-45 प्रश्न ही ऐसा लगेंगे कि आते हैं, बाकी 50 में उसे भी कठिनाई और बहुत भयंकर कठिनाई होगी, चाहे कोई भी हो। इसलिए इस बात से डरना नहीं है कि हमें बहुत महान ज्ञान नहीं है, पूरी दुनिया का नॉलेज नहीं है, तो हम प्रीलिम्स नहीं निकाल पाएँगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप जिस दिन तैयारी स्टार्ट करें, सबसे पहले आप पिछले 10 साल के प्रीलिम्स के पेपर्स को ध्यान से पढ़ें। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, आप पेपर्स को ध्यान से पढ़ें। उससे आपको एक आइडिया होगा कि यूपीएससी किस टॉपिक में किस डेप्थ तक जा रहा है, चीज़ें कितनी कॉम्प्लेक्स हैं, और ये भी लगेगा कि मैं कितना अज्ञानी हूँ। एक बार वो एक्सरसाइज करेंगे, 1 डेढ़ दिन लगेगा, उसके बाद प्रीलिम्स का सिलेबस ले लें। सिलेबस के हर टॉपिक को किसी एक सोर्स से अटैच कर दें। जैसे मान लीजिए पॉलिटी का टॉपिक है कोई, तो अगर आप पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, मैं किसी बुक को वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, तो फिर आप लक्ष्मीकांत ही पढ़ें, फिर दूसरे सोर्स के लिए ना परेशान हों। ऐसे ही यदि आप एक एनवायरनमेंट की कोई एक किताब या किसी कोचिंग का या किसी टॉपर का मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली बार में आपको एक टॉपिक के लिए एक ही सोर्स पकड़ना है, 2 सोर्स नहीं पकड़ने हैं। भले ही आपका रूममेट आपके सोर्स से 10 गुना अच्छा सोर्स आपको दिखाए, आपको उस लालच में नहीं जाना है। आपको पूरे सिलेबस का, हर टॉपिक का एक-एक सोर्स फाइनल कर लेना है। ये काम 3-4 घंटे में हो जाता है और पढ़ना चालू कर देना है। एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेना है सिंगल सोर्स से। सिंगल सोर्स मतलब पॉलिटी का जो सोर्स पकड़ा उससे, इकोनॉमी का जो पकड़ा उससे। उसके बाद आपको रिवाइज़ करना है, और मैं कहूँगा कि प्रीलिम्स यदि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो आपको दे देना चाहिए, भले ही आपकी कोचिंग कंप्लीट हुई है, नहीं हुई है। उसके पश्चात आप कम से कम 15 टेस्ट ज़रूर लगाएँ। प्रीलिम्स क्वालीफाई करना 2 चीज़ों का गेम है। पहला, बेसिक नॉलेज, जो कि आपने अगर सारा सिलेबस किसी एक सोर्स से भी कंप्लीट किया तो आपको मिल चुका है। दूसरा, इंट्यूशन, और मैं कहूँगा रिस्क मैनेजमेंट। कभी भी आपको कोई क्वेश्चन पूरा नहीं आएगा, तो आपको अपने अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि हम इसमें क्या ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि मुझे नहीं आता है, तब भी क्या कोई हल्की-सी हिंट मिल रही है क्या? क्या हम ऑप्शंस को आपस में कंपेयर करके कुछ सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं क्या? किसी क्वेश्चन को सीधे ये देख करके कि मुझे नहीं आता है, हथियार डाल दिए, ऐसा न बिल्कुल नहीं करना है। आप मान के चलिए कि 50% क्वेश्चन किसी को नहीं आते होते हैं, और कट ऑफ भी 50% ही जाता है। यदि आप 80-90% क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तब भी पूरा दिमाग लगाते हैं उस प्रश्न को सॉल्व करने में, रिस्क को थोड़ा-सा ऑप्टिमाइज़ करते हैं, तो आपका कट ऑफ पार हो जाएगा। और यही चीज़ आईएएस बनने के बाद भी आपको फेस करनी पड़ेगी। आपको हमेशा सारी सूचनाएँ नहीं होंगी, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, और आपको रिस्क लेकर के डिसीज़न लेना पड़ेगा।
तो उसी चीज़ को यूपीएससी प्रीलिम्स में टेस्ट करता है कि क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आपको नहीं पता होगा, सारी इन्फॉर्मेशन भी नहीं पता होगी, लेकिन आपको रिस्क लेकर के एक चॉइस लेनी होगी। हो सकता है वो सही बैठे, हो सकता है गलत बैठे। तो प्रीलिम्स को इस माइंडसेट से देना चाहिए। बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि प्रीलिम्स के टाइम मेंस की भी तैयारी करते रहें क्या? मेरा मानना है कि पहली बार आप सिर्फ प्रीलिम्स का सिलेबस अच्छे से एक सोर्स से कंप्लीट कर लें, डेढ़ 2 महीने दिन-रात मेहनत करके। उसके बाद फिर कोई टॉपिक है, मान लीजिए फेडरलिज्म का टॉपिक है, तो वो प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा उसका मेंस का भी पढ़ लीजिए, फिर आप पैरेलल प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। जिस दिन आप प्रीलिम्स का पेपर दे लें, आप कोचिंगों की या सॉल्यूशंस के उससे नंबर मिलाना चाहें मिलाएँ, रिजल्ट का वेट करना चाहें करें, वो आपकी इच्छा है। मेरा सजेशन है कि प्रीलिम्स का पेपर जिस दिन दे के आएँ, 4 घंटे का आराम लीजिए और 5वें घंटे से आप मेंस की तैयारी चालू कर लीजिए। आप ये मान लीजिए कि आपका प्रीलिम्स हो गया है। जब आप इस नज़रिए से पढ़ेंगे, तो आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होगा। मेंस जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, वो अपने क्वेश्चन्स इसमें कमेंट में डालते जाएँ, तो मैं बाद में उन क्वेश्चन्स को या बीच में उनको इंटीग्रेट कर लूँगा। अब आते हैं हम मेंस की तैयारी पर। मेंस 3 चीज़ों का टेस्ट है। पहला नॉलेज, दूसरा एनालिटिकल एबिलिटी और तीसरा आपकी स्टैमिना, मेंटल स्टैमिना। नॉलेज में तो देखिए बहुत आपके कंट्रोल में नहीं है। आप दिन-रात 8-10 घंटे पढ़ सकते हैं रोज़, सिलेबस अपना अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। एनालिटिकल एबिलिटी आप डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रोसेस यूज़ किया जाता है जिसे बोलते हैं चर्निंग। जैसे मान लीजिए आप चाय पी रहे हैं और आपको सामने रोड में बहुत ट्रैफिक दिख रहा है। तो एक अवेयर फ्यूचर सिविल सर्वेंट के रूप में आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि इतना ट्रैफिक क्यों है? ट्रैफिक से रिलेटेड लॉज़ क्या हैं? हम क्या कर सकते हैं कि ट्रैफिक कम हो जाए? इस ट्रैफिक के नुकसान क्या हैं? क्या सिर्फ पॉपुलेशन की वजह से ट्रैफिक ज़्यादा है या कोई और कारण भी है? तो हर समय आपके दिमाग में चीज़ें चर्न होनी चाहिए, तो धीरे-धीरे आप एनालिसिस करना सीख जाएँगे। दूसरा 2 चीज़ों को कनेक्ट करके सोचना ज़रूर सीखिए। इसको बोलते हैं इंटरकनेक्टेड थिंकिंग, इंटीग्रेटेड एनालिसिस। तो एक मैंने बताया नॉलेज, दूसरा बताया एनालिटिकल एबिलिटी और तीसरा बताया स्टैमिना। मेंस में क्या होता है कि 5-6 दिन तक रोज़ 6-6 घंटे लिखना होता है और लगातार दिमाग चलाना होता है। तो बहुत सारे लोग तो थक के ही अंडर परफ़ॉर्म करने लगते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं। और स्टैमिना आपका एक ही चीज़ से आएगा, प्रैक्टिस और विल पावर। प्रैक्टिस का मतलब आपने मेंस की टेस्ट सीरीज़ कितनी दी है और विल पावर कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितना आपके अंदर जोश है, आप कितना अंदर से जी नहीं सकते यूपीएससी को क्वालीफाई किए बिना, ये भावना है। मेंस की तैयारी कैसे की जाए? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है कि ऑप्शनल कैसे चूज़ किया जाए? अगर मुझसे कोई बोले कि एक आप तरीका बना दीजिए ऑप्शनल चूज़ करने का, तो मैं कैसे बनाऊँगा? सबसे पहले आप 3 ऑप्शनल ढूँढ लीजिए जो आपको ठीक लगते हों। प्रायः जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं, उनको ज्योग्राफी, पबैड और एंथ्रोपोलॉजी ये 3 ठीक लगते हैं। अब इन 3 में से आप एक कैसे चुनें? ये 3 ढूँढना आपका काम है, वो आप अपने एटीट्यूड से ढूँढ लें। इन 3 में से एक कैसे चुनें? तो आप पहले तीनों का सिलेबस पढ़ लें। उसके पश्चात तीनों ऑप्शनल का एक-एक टॉपिक पढ़ डालें, पूरा पढ़ डालें। एक छोटा-सा टॉपिक पकड़ लें, उसको पूरा पढ़ डालें। तो आपको 3 ऑप्शनल के 3 टॉपिक पढ़ने हैं। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद, उस टॉपिक से उस ऑप्शनल के मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया है पिछले वर्षों में, उसको सॉल्व करें। जब आप ये प्रोसेस करेंगे, तो आपका दिल अंदर से किसी न किसी ऑप्शनल में बोल देगा कि भाई ये वाला मेरे लिए बना हुआ है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि कुछ ऑप्शनल्स में एक ऐसा चल रहा होता है कि भाई इसमें ज़्यादा आसानी से सफलता मिल रही है, तो आप उस चीज़ को भी फैक्टर इन कर सकते हैं। तीसरा है कुछ लोग इस वेटेज को भी लेते हैं कि ऑप्शनल ऐसा हो जो जीएस में भी हेल्प करे, जैसे इकोनॉमिक्स है, पबैड है
इवन ज्योग्राफी है, इनका जनरल स्टडीज में भी काफ़ी सहायता मिल जाती है। तो कई लोग इस नज़रिए से भी सोचते हैं। कई लोग मैथमेटिक्स और फिज़िक्स वाले होते हैं, उनको आराम ये होता है कि एक बार ऑप्शनल का सिलेबस खत्म कर लिया, तो बार-बार अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, इन सारे फैक्टर्स को लिख लेना चाहिए और फिर जो 3 आपके बेस्ट अल्टरनेटिव आ रहे हैं, उनको आप ढूँढ लीजिए और उसके बाद आप जो मैंने तरीका बताया कि तीनों का एक-एक टॉपिक पढ़ के उसके क्वेश्चन लगाइए, आपका हृदय अंदर से बोल देगा, ये ऑप्शनल मेरे लिए सही है। ऑप्शनल चुनने के बाद आप प्रीलिम्स का सिलेबस जिस दिन खत्म कर लें, 45 से 50 दिन लगना चाहिए प्रीलिम्स का सिलेबस खत्म करने में। अगर फाउंडेशन अच्छा नहीं है तो 90 से 100 दिन। उसके अगले दिन ही मेंस की ऑप्शनल की कोचिंग अपनी जॉइन कर लीजिए। 3-4 महीने उस ऑप्शनल की कोचिंग पढ़ लीजिए। अच्छे से नोट्स बनाइए और सिलेबस के हर पार्ट को कवर कर लीजिए। कई लोग ये भी करते हैं कि सिलेबस का प्रिंट आउट रूम में चिपका लेते हैं और सिलेबस याद कर लेते हैं। इसका बहुत फ़ायदा होता है। थिंकर्स का पोर्शन हर ऑप्शनल में रहता है, तो उसके लिए एक अच्छी किताब पढ़नी चाहिए। उसके पश्चात आप किन्हीं 2 टॉपर्स के नोट्स ज़रूर ऑप्शनल के लिए पढ़ें। एक टॉपर के पूरे नोट्स पढ़ लीजिए, एक के देख लीजिए, तो उससे आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा। इस तरह से आप ऑप्शनल करें और कम से कम 10 टेस्ट ज़रूर दें ऑप्शनल के। इतना आप कर लेंगे तो आप जो भी ऑप्शनल लिए हैं, उसमें आप अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। अब आते हैं मेंस के जनरल स्टडीज़ में। जीएस-1 बुक सोर्स मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं किसी बुक को नहीं रिकमेंड करता। मेरा मानना है एनसीईआरटी पढ़िए और जो मार्केट में हर टॉपिक की 2-3 अच्छी किताबें हैं, उसमें जो आपको अच्छी लगे, कोई एक चुन लें। बस ये है कि 2 किताबें ना चुनिएगा। किसी एक रास्ते को भी पकड़ लेंगे तो मंजिल तक पहुँच जाएँगे। 2 रास्तों पे चलेंगे तो नहीं पहुँचेंगे। मधुशाला में लिखा है उन्होंने कि एक राह तू पकड़ चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो जब आप अपना ऑप्शनल का सिलेबस खत्म कर लें, टेस्ट दे लें, फिर जीएस की तैयारी पर आएँ, अब आप क्या करें कि जीएस-1 के लिए तो आपको बहुत परेशान नहीं होना है। उसका जो सिलेबस है उसको किसी न किसी सोर्स से खत्म कर लीजिए। कई सिलेबस के कुछ पार्ट की तो किताबें आसानी से अवेलेबल हैं और कुछ पार्ट का कोचिंग्स के द्वारा डिफरेंट-डिफरेंट या ऑनलाइन बहुत सारी एजेंसीज़ के द्वारा पीडीएफ डॉक्यूमेंट या 20 पन्ने, 30 पन्ने की बुकलेट बनाई जाती है। लेकिन बस ध्यान ये रखिएगा कि एक टॉपिक को एक जगह से पढ़ना है, जो भी फाइनलाइज़ कर लें। फाइनलाइज़ करने के पहले आप खूब दिमाग लगा लें कि मैं किससे पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन एक बार तय कर लें कि जैसे आपने तय कर लिया कि भई मैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को किसी एक्स कोचिंग के मटेरियल से या किसी वाई बुक से पढ़ूँगा। तो फिर चाहे एक्स को चुनना हो या वाई चुनना हो, इसमें दिमाग तो लगा लीजिए, लेकिन एक बार चुन लीजिए तो फिर उसी से पढ़िए। तो एक बार आप बेसिक अपना सिलेबस मेंस का जीएस का खत्म कर लें तीनों पेपर्स का। उसके पश्चात आप थोड़ा-सा जो लेटेस्ट टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं या कुछ करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, उससे टॉपिक वाइज़ थोड़ा वैल्यू एडिशन मटेरियल अपना खुद का तैयार कर लें। एसे के बारे में बहुत लोग परेशान रहते हैं कि एसे में कैसे नंबर लाया जाए। एसे तो बहुत कठिन चीज़ नहीं है। आपको ऐसे मानना है कि आप किसी टॉपिक पर कोई भी आपको ब्रह्म ज्ञानी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है। नोबडी इज़ एक्सपेक्टिंग दैट यू बिकम ओमनिसिएंट। आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, उस टॉपिक में एक लर्नेड, एनालिटिकल, पॉजिटिव माइंड का व्यक्ति जो व्यूज़ रखेगा वो आपको लिखने हैं और आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो आप लिख रहे हैं, उसको कोई 40-50 साल का प्रोफ़ेसर पढ़ रहा है, उसे अच्छा लगे। क्या चीज़ें लोगों को अच्छी लगती हैं? पहला, लोगों को गोल-मोल लच्छेदार बातें अच्छी नहीं लगती हैं। फैक्ट अच्छे लगते हैं, ग्राफ अच्छे लगते हैं, कोई स्टोरीज़ हैं, कोई सक्सेस स्टोरी है, कोई एग्ज़ाम्पल है, ये अच्छा लगता है। तो आपका जो एसे है वो इसी दिशा में होना चाहिए। आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स डालें। फैक्ट्स को अच्छे से नरेट करें। किसी थिंकर की, किसी बुक की कोई एक्सर्प्ट लिख रहे हैं, तो वो अच्छे से लिखें। कई सारे
तरीके होते हैं जिसमें आप ऐसे लिख सकते हैं। एक तरीका तो मुझे किसी ने बताया था कि कोई भी टॉपिक हो, उसको जीएस के चारों पेपर्स के सब टॉपिक्स के हिसाब से सोच लीजिए। जैसे मान लीजिए आज ही के पेपर में जैसे एक टॉपिक था कि मैथ इज़ द म्यूज़िक ऑफ द रीज़न। तो अब इसको हिस्ट्री से आप कैसे जोड़ सकते हैं पेपर 1 में? ज्योग्राफी से कैसे जोड़ सकते हैं? सोशल साइंसेज़ से कैसे जोड़ सकते हैं? इकोनॉमी से कैसे जोड़ सकते हैं पेपर 2 में? डिज़ास्टर मैनेजमेंट से कैसे जोड़ सकते हैं? साइंस टेक से कैसे जोड़ सकते हैं? पॉलिटी से कैसे जोड़ सकते हैं? इसकी एथिकल साइड्स क्या हैं? तो एक तो यही आपके एनालिसिस का स्ट्रक्चर हो जाता है। दूसरा एक एनालिसिस स्ट्रक्चर आता है जिसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और ये सब एंगल्स वाला रहता है। तो दूसरा आप इस तरह सोच सकते हैं। तीसरा एक सामान्य एसे का तरीका होता है, इंट्रो, उसके बाद 4-5 डायमेंशंस और कंक्लूजन। एसे में होता क्या है कि हम जब लिखते हैं तो हम खुद ही भूल जाते हैं क्या लिख रहे हैं। हमारा एसे बड़ा डिस्कनेक्टेड सा लगने लगता है। इसलिए टॉपिक जैसे ही आप चूज़ कर लें, उसके बाद 5 मिनट तक रफ में एक एसे की एक स्केलेटन डायग्राम बना लेनी चाहिए। उसके आधार पर फिर आप अपना एसे डेवलप कीजिए। ज़बरदस्ती की बड़ी लाइनें ना लिखिए, छोटे या मीडियम लेंथ के सेंटेंसेस रखिए। इंटीग्रेटेड थिंकिंग, एक फ्लो दिखना चाहिए आपके एसे में और बहुत निराशा नहीं दिखनी चाहिए। अगर कोई बहुत निराशाजनक तथ्य है भी, कोई बहुत पेसिमिस्टिक फैक्ट है भी, तो उसके जस्ट बाद आप एक कोई ऑप्टिमिस्टिक बात ज़रूर कहें। पढ़ने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि किसी एक यंग, ब्रिलियंट, ऑप्टिमिस्टिक, सॉल्यूशन ओरिएंटेड व्यक्ति ने इस विषय के बारे में सोचा है। तब वो आपसे इम्प्रेस होगा और आपको अच्छे नंबर देगा। अब आते हैं पेपर 4 एथिक्स पर। एथिक्स में सामान्य क्वेश्चंस में कोई बहुत इश्यू नहीं आता है। सामान्य क्वेश्चन आप किसी एक बुक से एथिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और 100 150 एग्जांपल्स अपने पास बना लीजिए हर टॉपिक के। कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के, कुछ सिविल सर्वेंट्स की लाइफ के, कुछ बड़े महान लोगों के, कुछ ग्रेट लीडर्स के, कुछ हिस्टोरिकल एग्जांपल्स, माइथोलॉजिकल एग्जांपल्स, ये हर टॉपिक के 2-2 3-3 बना लीजिए। उसके पश्चात आपका मेन आता है केस स्टडी। पहली बात तो केस स्टडी में ये है कि प्रैक्टिस का हमेशा लाभ होता है। बहुत सारी कोचिंग्स वाले 100 केस स्टडीज और 500 केस स्टडीज ऐसा बंच निकालते हैं, उसको पढ़ लेना चाहिए। केस स्टडी में स्टेक होल्डर एनालिसिस ज़रूर करनी चाहिए। हर केस स्टडी में एक डायग्राम ज़रूर बनाना चाहिए और हर केस स्टडी का सॉल्यूशन आइडियलिस्टिक होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए यदि कोई आपसे पूछे कि आपकी पत्नी बीमार है और आपकी सरकारी गाड़ी खड़ी हुई है, आप हॉस्पिटल ले जाने के लिए उस गाड़ी का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे? तो अब इसमें कोई इस तरह की अप्रोच भी रख सकता है कि भई इमरजेंसी है, पत्नी की लाइफ भी इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन राइट्स भी इम्पोर्टेंट है, प्रयोग कर लेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि एक अपराइट सिविल सर्वेंट को क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये गाड़ी मुझे सरकारी काम के लिए दी गई है। मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह रोड पे जाऊँगा, एक ऑटो रोकूँगा, अपनी पत्नी को बैठाऊँगा और लेके जाऊँगा। किसी भी तरह का एथिकल डाउट आपके उसमें नहीं दिखना चाहिए। आप ये मान के चलें कि आपका रिस्पॉन्स एक पोल स्टार रिस्पॉन्स है, कि उसको पढ़ के अन्य लोग अपने एथिक्स को डिसाइड करेंगे। आप हरिश्चंद्र हैं, आप उस दिन के श्री राम हैं, इस भावना से आप एथिक्स का पेपर लिखें। आपको प्रैक्टिकल नहीं होना है, आपको एथिकल होना है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ज़रूर एड्रेस करनी है, लेकिन अपना एटीट्यूड टोटली एथिकल रखना है। इसके पश्चात लास्ट जो आता है वो है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए। पहली बात तो इंटरव्यू का नाम है पर्सनैलिटी टेस्ट, इट्स नॉट अ नॉलेज टेस्ट। लेकिन वो आपकी पर्सनैलिटी कैसे जानेंगे? आपसे प्रश्न पूछेंगे और आप अपने नॉलेज का यूज़ करके उत्तर देंगे, उसी के द्वारा ही तो आपकी पर्सनैलिटी जानेंगे। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आपको करंट अफेयर्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग नॉलेज तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उन्हें क्लैरिटी नहीं होती है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इंडिया? अब इसमें आप बहुत दिमाग लगाएँगे तो 50 चैलेंज आ जाएँगे और पचासों बिगेस्ट लगेंगे। आपसे वो कोई भी आदर्श उत्तर की अपेक्षा नहीं कर रहा है। आपके दिमाग में कौन-सा बिगेस्ट चैलेंज है और आप कन्विंस हैं कि नहीं, ये देखना चाह रहे हैं। जैसे मैं हूँ तो मैं बोलूँगा कि भई अकॉर्डिंग टू मी द बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंडिया इज़ पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन। देन आई नीड टू जस्टिफाई इट। और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी देखा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है ऑप्टिमिज्म देखा जाता है। सबको पता है कि बहुत सारी समस्याएँ हैं, सिस्टम में बहुत सारी समस्याएँ हैं, समाज में बहुत सारी समस्याएँ हैं। परंतु आपका जो ऑप्टिमिज्म है कि आप कोई बहुत निराशावादी बातें तो नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना चाहिए इंटरव्यू में। इसके अलावा हमको ये भी याद रखना है कि जो हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट है, उससे हमारा आई कॉन्टैक्ट कैसा हो, हमारे बैठने का तरीका कैसा हो, हमने कैसे अपने को कैरी करके हम ले जा रहे हैं, कैसी हमारी ड्रेस है, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप जिस करियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो एक पब्लिक लाइफ की जॉब है। उसमें आपको हज़ारों लोगों, लाखों लोगों से मिलना होगा, उन्हें एड्रेस करना होगा, कंट्रोल करना होगा। दिन भर पत्रकारों से, माननीय जनप्रतिनिधियों से, ऑनरेबल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से, जुडिशरी में, सामान्य जनता से, बिज़नेसमैन से, आपको दिन भर अलग-अलग तरह के लोगों से, अलग-अलग तरह के इंटरैक्शन प्लेटफ़ॉर्म पे मिलना होता है। तो यदि आप अपने को कैरी करना नहीं जानते हैं, सही तरह से बैठना, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, बिना इरिटेट हुए भी कठिन प्रश्नों के उत्तर देना, ये सब नहीं जानते हैं तो फिर आप अपने जॉब में भी सफल नहीं हो पाएँगे। एक उदाहरण मैं छोटा-सा देता हूँ। जब मैं आईपीएस हो चुका था तो जब तीसरी बार गया, तो आप 2 बार सेलेक्ट हो चुके होते हैं तो बहुत सारे लोग जानने लगते हैं। तो वहाँ एक साथ का एस्पायरेंट था, हम लोग यूपीएससी के दिन, इंटरव्यू के दिन आप यूपीएससी के बाहर लाइन लगाते हैं, सीआरपीएफ के जवान आपकी तलाशी लेते हैं। वो बड़ा नर्वस था, मैंने क्यों नर्वस हूँ? तो बोला कि सर मैं हिंदी मीडियम का हूँ और समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहीं ऐसा बोर्ड पड़ गया जिनको हिंदी ना समझ में आती हुई तब क्या करेंगे? और बड़ी घबराहट हो रही है, चौथा अटेम्प्ट है। मैंने उससे कहा एक बात बताओ, आप आईएएस बनने के लिए आए हो, भारत का डिफेंस सेक्रेटरी कौन होता है? एक आईएएस होता है। आप चाह रहे हो कि आज आप आईएएस बन जाओ, आप आईएएस बन जाओगे तो आज से 25-30 साल बाद आप डिफेंस सेक्रेटरी भी बन सकते हो। जो इंडिया का डिफेंस मैनुअल है उसमें लिखा है कि द रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया लाइज ऑन द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। मैंने बोला 1962 में जो डिफेंस सेक्रेटरी होंगे उनके बारे में सोचो, उसका स्ट्रेस कितना होगा कि चाइना यहाँ से आर्मी मूव कर रहा है, हमारी कैपेसिटी इतनी है, हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर पीछे पड़ रहे हैं। उसकी नींद कैसे आ रही होगी, उसके पास पूरे एक देश का भार है उसके कंधों पर। तो मैंने कहा जब आप इतने बड़े पद के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, इतने बड़े करियर, इतने हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी के करियर के लिए आप कम्पीट कर रहे हैं और आप ऐसे छोटी सी चीज में ऐसे काँप रहे हैं कि हाय राम मेरा इंटरव्यू है और क्या करूँगा? तो फिर तो अच्छा है आप ना सेलेक्ट हो। आप सेलेक्ट हो गए तो आप फिर तो देश डुबो देंगे। और यदि आप इतना बड़ा करियर की आकांक्षा रख रहे हैं, तो फिर आपको अपने अंदर से वो शक्ति जगानी पड़ेगी, वो ताकत ढूँढनी पड़ेगी। तब उसको एकदम से कॉन्फिडेंस आया। देखिए कोई भी ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना ये सेशन कंक्लूड करूँगा, जो क्वेश्चन्स हैं फिर उन पर आऊँगा, कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है और कोई भी बहुत बड़ा महाज्ञानी पैदा होके नहीं आता है। अपने कॉन्फिडेंस से, अपने इस डिसीजन से कि हमें जीवन में अच्छा करना है और अपनी इस विल पावर से कि हार नहीं माननी है। इन्हीं से ही एक सामान्य व्यक्ति बहुत बड़ा हो जाता है। और मैं सभी हमारे एस्पायरेंट्स जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू कन्वे देम विद माय डीपेस्ट कन्विक्शन कि आप सभी ने यदि अगर तय किया है कि आपको यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की, सिविल सेवा की तैयारी करनी है, तो ये तय करना ही एक सौभाग्य है। इसकी तैयारी करने से सिलेक्ट होना, ना सिलेक्ट होना बात की बात है। सिर्फ़ इस सिलेबस को पढ़ने से ही व्यक्ति का जो दिमाग खुलता है, जो दुनिया को देखने का उसका नज़रिया बदल जाता है।
ये भी एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और आप सबके अंदर इतनी क्षमता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सेलेक्ट ही नहीं हो सकते हैं, आप रैंक 1 भी ला सकते हैं। आपके अंदर क्षमता है कि आप जो बदलाव इस देश में देखना चाहते हैं, वो स्वयं ला सकते हैं। आपके अंदर क्षमता है कि आपने अपने बचपन में जो सपने देखे, आपके माता-पिता ने जो सपने देखे, उन सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। कुछ प्रश्न जो कमेंट्स में पूछे गए हैं, एक प्रश्न मैंने अधिकांश तो उनको प्रश्नों को अपने इस सेशन में कवर कर लिया है। एक क्वेश्चन है कि टाइम टेबल क्या रखना चाहिए? ओके, 2 चीज़ें मैं बताता हूँ। अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आप सुबह 4 बजे उठ जाइए, 4 से 9 5 घंटे अच्छे से पढ़िए, अपने ऑफ़िस जाइए, शाम को 7 बजे ऑफ़िस से लौट के आइए, 1 घंटे और पढ़िए, सो जाइए। आप ये फ़ॉलो करें, रोज़ 6-7 घंटे पढ़ें, वीकेंड में 8-9 घंटे पढ़ें। आप जॉब नहीं कर रहे हैं, तो आप दिन में 8 से 10 घंटे कोचिंग मिला के पढ़ें ज़रूर। टाइम टेबल आपको सिलेबस पता है, आपको अपनी रीडिंग स्पीड पता है। आप उस हिसाब से अपना प्लान बना लीजिए, वीकली प्लान कि इस वीक में मुझे इस चीज़ की ये चीज़ें खत्म करनी है। वीक में 1 दिन कई लोग ये करते हैं कि वीक में 1 दिन रिवीजन का रखते हैं, आप भी ये कर सकते हैं। अच्छा कई बार लोग यही पूछते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कि नहीं? मेरा मानना है कि न्यूज़पेपर पढ़ लेना चाहिए, लेकिन न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ते रहना चाहिए कि न्यूज़पेपर लेके उसे हरा, नीला, पीला कर दे रहे हैं, ये सब नहीं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स छाँट के रख देती है। आधे घंटे में वो आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, कोई काम की चीज़ मिले, तो अपने नोट्स में आप कोई ऐप यूज़ कर सकते हैं, एवरनोट यूज़ कर सकते हैं, गूगल डॉक्स यूज़ कर सकते हैं, वन नोट यूज़ कर सकते हैं, उसमें टॉपिक वाइज़ जो नई अपग्रेडेशंस है ऐड करते रहें। मंथली कोई करंट अफेयर की मैगज़ीन ज़रूर पढ़ें, चाहे किसी कोचिंग की भी हो सकती है या कोई प्रॉपर मैगज़ीन भी हो सकती है। उसको पढ़ते रहें, करंट अफेयर्स को दिमाग में होल्ड रखने की कोशिश भी करें। एक प्रश्न और आता है कि नोट्स कैसे बनाए जाएँ? इसी प्रश्न के साथ मैं अपनी बात खत्म करूँगा। एक होता है 10% रूल कि आपने कुछ पढ़ा तो आप भी उसका नोट्स बनाएँ वो अगर 10 लाइनें पढ़ी तो 1 लाइन का नोट बनाएँ, 100 लाइनें पढ़ी तो 10 लाइन का नोट बनाएँ। कुछ लोग क्या करते हैं, जिस बुक से पढ़ रहे हैं, जितनी मोटी वो बुक है उतने ही मोटे अपने नोट्स बना लेते हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ? नोट्स बनाने में 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक कि थोड़ा-सा स्ट्रक्चर ऑफ द टॉपिक आपके नोट्स में दिखे, ताकि चीज़ें जुड़ी हुई आपको फ़ील हो कि क्या स्ट्रक्चर था और दूसरा, आप वो चीज़ अपने नोट्स में लिखिए जो आपको लग रहा है आप भूल जाएँगे। हर चीज़ मत लिखिए, तो बुक में लिखी है ही और कुछ चीज़ों के तो नोट्स नहीं बनाने चाहिए। यदि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत से तो पहले ही वो नोट्स हैं, वो किसी चीज़ के नोट्स हैं, अब आप उसके भी नोट्स बना लेंगे तो नुकसान खाएँगे। तो पूरी किताब ही नोट्स है, उसको आपको पहले अक्षर से लेके लास्ट अक्षर तक समान भाव से पढ़ना है। स्पेक्ट्रम है वो खुद में एक नोट्स है। एक प्रश्न आया था कि एनसीईआरटीज़ का क्या किया जाए? एनसीईआरटीज़ मुझे लगता है कक्षा 9 से 12 की पढ़ लेनी चाहिए जिनका फाउंडेशन वीक है। जिनका फाउंडेशन ठीक है वो कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी पढ़ लें इनफ है। तो यही बातें मुझे कहनी थी। आप सब लोग मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मैं कुछ लेटेस्ट चीज़ों पर थोड़ा बहुत लिखता रहता हूँ और प्रयास करें कि पॉजिटिव रहें, नेगेटिव मेंटालिटी के साथ प्रिपरेशन ना करें, डरिए नहीं। सफल होना, असफल होना ये आपके हार्ड वर्क, आपके थोड़ी-सी डेस्टिनी इन सब पर डिपेंड करता है। परंतु एक सफल अभ्यर्थी के रूप में तैयारी करना ये आपकी चॉइस है और मैं आपको फिर से वही बात कहूँगा, हम किस जगह तक पहुँचे वो महत्वपूर्ण है ही, परंतु हमने ये रास्ता कितनी शिद्दत से तय किया, ये और महत्वपूर्ण है। इसलिए ईमानदारी के साथ प्रिपरेशन कीजिए, अपने से झूठ मत बोलिए, अपना बेस्ट दीजिए, ईश्वर आपका साथ देगा, डरिए मत, कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन कीजिए और कोई भी डाउट हो मुझे ट्विटर पे या इधर मैसेज कर सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि सबको रिस्पॉन्स कर सकूँ। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ और आप जो भी सफलता चाहते हैं, वो सफलता आपको मिले। थैंक यू।